गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो हमने उसमें सबसे पहले पढ़ा था डोबर्नियर ट्रेड्स किसे कहते हैं। ट्रेड्स जो डोबर्नियर ने दिया था तीन तीन एलिमेंट के ग्रुप बना के। उसके बाद आया था न्यूलैंड्स ने ऑक्टेव्स दिया था, यानी एवरी 8th एलिमेंट शो सिमिलर प्रॉपर्टी टू द फर्स्ट एलिमेंट। उसके बाद आया था लोथर मेयर ने क्या कहा था कि उसने ग्राफ खींचा था एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में। तो उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करके उसने हर एक एलिमेंट का वॉल्यूम और मास का एक क्या बनाया, ग्राफ बनाया। तो उसने देखा ग्राफ कुछ इस तरीके से आया, किसी एलिमेंट का इधर किसी का इधर। तो उसने सारी लाइंस को ऐसे क्या किया, कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद उसने कुछ ऑब्जर्वेशन किए थे कि जो टॉप में होते हैं वो एल्कली मेटल हैं, जो टॉप वाले होंगे एल्कली मेटल है, जो बॉटम में होंगे वो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, जो बॉटम में होते हैं दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट। इसकी स्टडी हम आगे करेंगे अभी। अगर जो असेंडिंग पोजीशन में होंगे ग्राफ के असेंडिंग में स्टार्टिंग में, तो वो होते हैं आपके हैलोजन। और जो डिसेंडिंग के मिडिल में होंगे दैट इज कॉल्ड, डिसेंडिंग के मिडिल में होंगे दैट इज कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल। इस तरीके से उसने कंक्लूजन निकाला था। तो फाइनली वो इस कंक्लूजन पे पहुंचा था कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो पीरियोडिक फंक्शन होगी उसके एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन होगी किसी भी एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन होगी। तो ये उसने कंक्लूजन निकाला था। एक्चुअल में फेल कहाँ हो गया था कि फेल ये हो गया था कि जो उसने ग्राफ बनाया वो हम उसको प्रैक्टिकली यूज़ नहीं कर सकते। उसको प्रैक्टिकल यूज़ करना, अप्लाई करना क्या था, बहुत मुश्किल हो रहा था। इसीलिए वो क्या हुआ, फेल हो गया। अदरवाइज जो उसका एक्सपेरिमेंट था लगभग मेंडलीव के एक्सपेरिमेंट या जो लॉ था उसके लगभग इक्विवेलेंट था। लेकिन मेन क्या था कि इस ग्राफ को बिल्कुल एक्यूरेट प्लॉट करना और इसको अप्लाई करना, इसको यूज़ करना क्या था, नॉर्मल वे में पॉसिबल नहीं हो रहा था, इसीलिए फेल हो गया था। तो अब हम पढ़ेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव के अकॉर्डिंग क्या था कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है किसी भी एलिमेंट की वो पीरियोडिक फंक्शन होती है उसके एटॉमिक मास की। यानी कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट की होती है वो उसके एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है, वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करेगी। तो ये कॉन्सेप्ट जो था वो गिवन बाय रशियन केमिस्ट, ये रशियन का था, डिमिट्री मेंडलीव इन 1869। तो उसने ये जो लॉ दिया था आपका वो 1869 में दिया था टेबल। रशियन केमिस्ट था डिमिट्री मेंडलीव। उसके कहने का मतलब ये था कि जो प्रॉपर्टीज है यानी कि फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करेगी एटॉमिक मास पे। वो एटॉमिक जो मास है उस पर डिपेंड करती है सारी की सारी प्रॉपर्टी। तो दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो देखो जो लोथर मेयर ने दिया था, तो लोथर मेयर और मेंडलीव ने लगभग, मैंने कहा था आपको, कंक्लूजन सेम दिया है लगभग। लोथर मेयर क्लासिफिकेशन है या कर्व है आपका, और जो मेंडलीव था इन दोनों ने सेम कंक्लूजन दिया था। तो डिफरेंस कहाँ पे हुआ, एक जगह पे क्या था, डिफरेंस था। लोथर मेयर और मेंडलीव का जो क्लासिफिकेशन था लगभग सेम था। इसने कहा था कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे एटॉमिक वॉल्यूम हो गया, ये पीरियोडिक फंक्शन होगा किसी भी एलिमेंट का। एलिमेंट की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी वो पीरियोडिक फंक्शन होगी उसके एटॉमिक मास की, एटॉमिक वेट की। जबकि इसी बात को मेंडलीव ने थोड़ा सा और क्या किया था, इसको मॉडिफाई किया था। और मेंडलीव ने कहा कि फिजिकल की नहीं बल्कि फिजिकल और केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज प्लस केमिकल प्रॉपर्टीज, दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करेगी या किसके पीरियोडिक फंक्शन होती है,
उसके एटॉमिक मास के क्या होती है, एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन होती है। यानी कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है किसी भी एलिमेंट की, फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज होगी किसी भी एलिमेंट की, वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी उसके एटॉमिक मास पे या एटॉमिक वेट पे। ये कहा था मेंडलीव ने। तो मेंडलीव ने थोड़ा सा उसका एडवांस वर्जन था, लेकिन लगभग मैंने कहा था कॉन्सेप्ट सेम था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि लोथर मेयर ने भी ये माना कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। तो यहां से कॉन्सेप्ट को किसने आगे बढ़ाया, मेंडलीव ने। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि उसने कहा था जो पीरियोडिक टेबल होता है जनरली दो पार्ट से मिलके बनता है। फर्स्ट है 7 हॉरिजॉन्टल रो दैट इज कॉल्ड पीरियड एंड 8 वर्टिकल कॉलम दैट इज कॉल्ड ग्रुप। यानी हॉरिजॉन्टल रो को हम कहते हैं पीरियड एंड वर्टिकल कॉलम को हम कहते हैं ग्रुप। यानी कि फाइनली वो ये कहना चाह रहा था कि 7 पीरियड और 8 ग्रुप होते हैं। फिर बाद में क्या क्या मॉडर्न के बाद जो मेंडलीव था उसे और उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया गया। उसके बाद आया था मॉडिफाइड। तो मॉडिफाइड में क्या करते हैं, 8 की जगह पे 9 लिख देते। तो कई जगह पे बुक में यहाँ 9 लिखा होगा, कई जगह पे 8 लिखा होगा। फर्क क्या है कि मेंडलीव की जो मेन थी उसमें 8 था, और बाद में जैसे नोबल गैस क्या हुए थे, डिस्कवर हुए थे, तो उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया था, तो उसे 9 ग्रुप कह दिया गया था। फिर उसने क्या किया, जो पीरियड थे उसको नंबर्ड किया था 1 2 3 4 यानी अरेबिक या इंग्लिश नंबर से, जबकि जो ग्रुप है उससे उसने लिखा था रोमन नंबर में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 तक थे तो क्या किया था, रोमन नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो ग्रुप था उसको रोमन नंबर से रिप्रेजेंट किया था, उसने लिखा था, और जो पीरियड था उसे इंग्लिश नंबर से लिखा था 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ही अरेंज एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। यानी कि उसने जो एलिमेंट को अरेंज किया था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास किया था, यानी एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने रखना स्टार्ट किया 1 2 3 4। लेकिन उसने एक चीज का ख्याल रखा मेन, और वो क्या चीज थी कि जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उसने उसे एक ही ग्रुप में रखा। सबसे मेन चीज ये है, देखो, जिसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को उसने सेम ग्रुप में रखा। सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को उसने सेम ग्रुप में प्लेस्ड किया था। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, इसी वजह से उसमें आगे भी कई प्रॉब्लम आई। तो उसने सबसे मेन क्या ध्यान दिया कि जिनकी प्रॉपर्टी लगभग सेम है उसे हम सेम ग्रुप में रखें। अब देखो ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आपको नजर आ रहा है, इसमें ध्यान रखो, देखो ये 1, उसके बाद ये 6 9 10 12 14 15 18 इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है। और एक खास बात क्या है कि देखो रोमन नंबर में लिखा हुआ, अगर आप यहाँ से नीचे जाओगे तो इनकी प्रॉपर्टी लगभग सेम होनी चाहिए। इस ग्रुप में यहाँ से आप नीचे जाओगे तो इसकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, यहाँ से आप इसे नीचे जाओगे तो इनकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, यहाँ से आप नीचे जाओगे तो इनकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। यानी एक ही ग्रुप में जितने एलिमेंट उसने रखे हैं उनकी प्रॉपर्टी लगभग सेम होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैंने कहा कि सपोज करो एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, लगभग यहाँ लिख दिया मैंने। अब मैं किस बेस पे से फाइंड आउट करूँगा कि इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। यानी उसने ऐसा कौन सा टूल लिया था, उसने कौन सी ऐसी चीज़ ली थी जिससे उसने ये देखा कि इन दोनों की प्रॉपर्टी लगभग सेम हो सकती है। उसने कौन सा एक ऐसा मेजरमेंट किया, किस वे पे उसने ये कहा कि हाइड्रोजन और लिथियम की प्रॉपर्टी क्या है, लगभग सेम है। तो उसने इस तरीके से क्या किया, जो जितने भी एलिमेंट थे इस एलिमेंट के उसने क्या बनाए, हाइड्राइड एंड ऑक्साइड बनाए। और हाइड्राइड और ऑक्साइड के बेस पे उसने डिसाइड किया कि इन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। सपोज मैंने कहा फर्स्ट ग्रुप ले लिया मैंने, फर्स्ट ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप का मतलब जनरली आपको पता है वैलेंसी 1 होगी,
अब मैंने कहा ये M है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की वैलेंसी आपको पता है 2 होती है, इसकी 1 होगी, तो इसका जो कंपाउंड बनेगा क्या बनेगा, वो M2O फर्स्ट ग्रुप के लिए। अगर मैंने कहा इसको हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर दो तो हाइड्रोजन के साथ क्या बनेगा, इसका हाइड्रोजन की भी 1 होती है, इसकी भी 1 होती है, कंपाउंड बनेगा MH। यानी जिसके हाइड्राइड और ऑक्साइड इस तरीके से मैच हो रहे थे उसने उसे फर्स्ट ग्रुप में रख दिया। अब सेकंड ग्रुप की हम बात करते हैं। अगर मैंने कहा सेकंड ग्रुप का पता कैसे चलेगा, तो सेकंड ग्रुप की जनरली आपको पता है वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ पे M और ये ऑक्सीजन, तो इसकी वैलेंसी भी 2, इसकी भी वैलेंसी 2, कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी जो कंपाउंड MO वाले बने। अगर मैंने कहा हाइड्रोजन के साथ है तो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 1, लेकिन यहाँ पे इसकी वैलेंसी है 2, तो ये कंपाउंड ऐसे बनेगा, ये बनेगा MH2। तो जो इस तरीके के कंपाउंड होंगे उससे उसने सेकंड ग्रुप में रख दिया। अगर मैंने कहा थर्ड ग्रुप की बात करेंगे तो थर्ड ग्रुप की जनरली वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन की 2 है, तो कंपाउंड कैसे बनेगा, कंपाउंड बन गया M2O3। हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे तो इसकी वैलेंसी 3, हाइड्रोजन की 1, तो ये बनेगा आपका MH3। तो जिस तरीके से ये कंपाउंड फॉर्मेशन हुए वो समझ गया कि इसको मैंने कहाँ रखना है, थर्ड ग्रुप में प्लेस करना है। ऐसे अगर मैं फोर्थ ग्रुप की बात करूंगा, फोर्थ ग्रुप का मतलब वैलेंसी लगभग 4, ऑक्सीजन की 2, इसे और सिंपल कर दो 2 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे MO2। हाइड्रोजन के साथ करो इससे M और H, इसकी 4 है, इसकी 1 है, कंपाउंड कंबाइंड होगा, इसमें माइनस प्लस का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता, क्रॉस मल्टीपल करोगे तो क्या बनेगा MH4। जिस तरीके से कॉम्बिनेशन आया आप समझ जाओगे, इससे फोर्थ ग्रुप में रखना है। अगर मैंने कहा इससे फिफ्थ के लिए करो, फिफ्थ के लिए, तो फिफ्थ के लिए क्या होगा, यहाँ पे वैलेंसी इसकी 3 हो जाती है, क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है ऑक्टेट करने के लिए, और ऑक्सीजन की फिर क्या होती है, 2 होती है, तो कंबाइंड क्या होगा, यहाँ से इस तरीके से कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ये बनेगा आपका, एक्चुअल में जो फिफ्थ वाले होते हैं वो 3 भी शो करते हैं और 5 भी शो करते हैं। 3 के बेस पे तो ये होगा, अगर मैंने कहा इसको 5 के बेस पे, तो जनरली इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 5 मानी जाती है, तो यहाँ 5 और इसकी 2, तो इसे कंबाइन कर दो तो ये बना जाएगा आपका M2O5। इसे मान लो यहाँ पे से हटा दो फिलहाल। तो इस तरीके के कंपाउंड अगर आपको दिखते हैं तो दिस इज कॉल्ड फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट। ऐसे 6 के लिए उसने क्या किया, 6 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो 6 ले ली, इसे 2 ले लो, इसे क्या करो और ज़्यादा सिंपल करो तो क्या हो जाएगा, ये 3 and 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इधर से इधर तो ये बनेगा MO3। तो दिस इज कॉल्ड 6 ग्रुप। इस तरीके से उसने ग्रुप और पीरियड में जो एलिमेंट थे उसे ऑक्साइड और हाइड्राइड के बेस पे, ऑक्साइड और हाइड्राइड ऑफ एलिमेंट के बेस पे उसने क्या किया, उसे प्लेस करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेंडलीव के टाइम में कितने एलिमेंट नोन थे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज 63 एलिमेंट्स वर नोन एट द टाइम ऑफ मेंडलीव। अब उसने क्या किया, जो फर्स्ट टू 7th ग्रुप थे उसको फर्दर डिवाइड कर दिया 2 सब ग्रुप में, A एंड B। यानी अब उसने इसके 2 पार्ट कर दिए, फर्स्ट A टू 7th A एंड फर्स्ट B टू 7th B। ये इस तरीके से देखो, ये फर्स्ट ग्रुप है, इसके 2 पार्ट कर दिए इसने, A एंड B। ऐसे सेकंड के देखो A एंड B, थर्ड के देखो A एंड B, फोर्थ के देखो A एंड B, फिफ्थ में भी देखो A एंड B, सिक्स्थ में भी A एंड B, 7th में भी A एंड B। तो इस तरीके से उसने क्या किया कि जो ग्रुप था उसका फर्स्ट टू 7th, इस फर्स्ट टू 7th को उसने 2 सब डिवाइड कर दिए, A और B सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्या किया उसने, जो 8th ग्रुप था, 8 ग्रुप में टोटल 9 एलिमेंट है, और 9 एलिमेंट को उसने 3-3 एलिमेंट के ग्रुप में क्या किया, एक स्लॉट में उसने 3-3 एलिमेंट साथ रख दिए। एक एलिमेंट का तो समझ में आता है, लेकिन 3-3 एलिमेंट एक स्लॉट में क्यों उसने प्लेस किए होंगे। तो देखो 6 ग्रुप है, जो उसमें 9 एलिमेंट थे टोटल, उसने 3-3 के ग्रुप बना के 3 ग्रुप बना दिए उसके ओवरऑल।
ये देखो, ये आपका 8th है। 8th में क्या है, FeCONi, यानी 3 एलिमेंट को एक साथ रख दिया। सेकंड देखो RHRUPD, इसे एक साथ रख दिया। तीसरे में देखो IROS और PT, इनको एक साथ रख दिया। यानी टोटल मेरे पास 9 एलिमेंट है, 3 3 6 3 9। और इन 9 एलिमेंट को उसने क्या किया, 3 एलिमेंट के ग्रुप के साथ रख दिया 8th ग्रुप में। तो ये लॉजिक आपको भी समझ में नहीं आया होगा, ऐसा किया क्यों है। एक्चुअली उसने किया इसलिए क्योंकि उसने देखा कि इनकी प्रॉपर्टी लगभग क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो जो सेम आ रही है तो उन्हें एक साथ रख दो। तो अगर एक साथ रख दें तो क्या हुआ कि वो मीनिंग खत्म हो गया। हम कह रहे हैं सबको सेपरेट पढ़ेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, 3 एलिमेंट को एक साथ रखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जो था उसने 8th एलिमेंट में 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया और टोटल हमारे पास 9 एलिमेंट थे इन 8th ग्रुप। तो लॉजिक क्या था कि लगभग उन तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या थी, लगभग सेम थी, इसलिए उसने एक साथ रख दिया उनको। फिर उसने एक और काम किया कि उसको जो अननोन थे, उस समय अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे, वहां पे उसने ब्लैंक स्पेस छोड़ दिए। ब्लैंक स्पेस, खाली जगह पे छोड़ दिया उसने। जो एलिमेंट उस समय नोन नहीं थे, अननोन थे, उसने वहां पे खाली जगह यानी लेफ्ट स्पेस छोड़ दिया था, ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया था। लाइक दिस, जैसे देखो एल्युमिनियम के नीचे उसने यहाँ खाली जगह छोड़ी हुई, हालांकि यहाँ पे दिखाया हुआ है, लेकिन उसने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया था। एल्युमिनियम के नीचे, सिलिकॉन के नीचे और बोरोन के नीचे जनरली उसने क्या किया था, ब्लैक स्पेस छोड़ा हुआ था। यानी कि जो अनडिस्कवर्ड उस समय थे, अननोन एलिमेंट थे, वहाँ पे उसने क्या किया, ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया था। और सबसे मेन चीज़ क्या थी कि उसने जो अननोन या अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी उसने क्या की थी, प्रिडिक्ट कर दी थी कि ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जो अननोन एलिमेंट थे उसकी प्रॉपर्टी उसने प्रिडिक्ट कर दी थी कि इसकी ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। वो ऐसे किस बेस पे हो सकती है, देखो ये देखो सारा पीरियोडिक टेबल पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा सपोज ये फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप। अब फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट आएंगे उनकी प्रॉपर्टी लगभग क्या होती जाएगी, सेम होती जाएगी। अब सपोज करो कि यहाँ पे डी के बाद ये वाला एलिमेंट मुझे पता नहीं है, तो मैंने क्या किया, इनकी स्टडी करके देखा कि अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते जा रहा है, कितना बढ़ रहा है, तो मैं इसका बता सकता हूँ कितना हो सकता है। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट मैंने देखा, यहाँ से मैंने देखा कितना चेंज होता जा रहा है, उस बेस पे मैं इसको बता सकता हूँ कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो सकता है, कितना इसमें साइज इंक्रीज होता जा रहा है। इसके बेस पे मैं इसके बारे में बता सकता हूँ कि इसका साइज इतना होना चाहिए, इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना होना चाहिए, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना होना चाहिए। किसके बेस पे, जो प्रीवियस, जो इसके पहले के एलिमेंट है, इसकी स्टडी करके मैंने देखा। क्यों, क्योंकि ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी लगभग क्या होगी, सेम होगी, या उसमें ग्रेजुअल चेंज होता है, ग्रेजुअली चेंज होना। अगर बॉइलिंग पॉइंट में 3 का डिफरेंस हो रहा है तो लगभग क्या होगा, 3 का डिफरेंस होगा। हो सकता है किसी में 2.5 हो या थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन लगभग क्या है, आपको आइडिया आ जाएगा कि ये इतने के आसपास होगा। तो इसीलिए क्या किया था इसने, जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे उसको, उसकी प्रॉपर्टी उसने पहले ही प्रिडिक्ट कर दी थी कि इनकी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए। उसने सारी प्रॉपर्टी क्या की, पहले से ही प्रिडिक्ट कर दी। और फाइनली ये देखा गया, जब ये एलिमेंट डिस्कवर हुए तो ये देखा गया, इट इज़ फाउंड दैट कि उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर थी। किसके, जो मेंडलीफ ने प्रिडिक्ट किया था, बताया था मेंडलीफ ने, उसके ही आसपास उसकी प्रॉपर्टी आई। तो देखो कौन कौन से एलिमेंट थे जो उस समय डिस्कवर नहीं थे, दैट इज इका बोरोन, इका एल्युमिनियम एंड इका सिलिकॉन। तो ये वो एलिमेंट थे जो उस समय डिस्कवर्ड नहीं थे, अननोन थे। तो उसने उसका नाम रखा इका बोरोन, इका एल्युमिनियम एंड इका सिलिकॉन। इका जनरली वर्ड है, संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब होता है नेक्स्ट। यानी बोरोन का नेक्स्ट वाला उसे पता नहीं चल रहा था कौन है, एल्युमिनियम का जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसे वो पता नहीं चल रहा था कौन है, ऐसे सिलिकॉन का जो नेक्स्ट वाला था उसका उसे पता नहीं चल रहा था कि कौन है। एंड एट द टाइम ऑफ मेंडलीफ नोबल गैस वॉज नाउ डिस्कवर्ड। लेकिन क्या करते हैं, जो मॉडर्न मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल बनाते हैं उसमें उससे नोबल गैस को भी इंक्लूड किया जाता है।
तो मैंडलीफ के भी दो पार्ट हैं, इसीलिए बहुत जगह पे कंट्रोवर्सी होती है। कहीं पे 8 लिखा होता है, कहीं पे 9 लिखा होता है, कहीं पे कुछ लिखा होता है। कहीं पे उसमें क्या करते हैं, जो नोबल गैस है उसके लिए जीरो प्लेस जीरो ग्रुप है जो उसने बनाया हुआ है, वो मॉडर्न मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल है। तो दोनों को मिक्स कर दिया गया है लगभग। इसमें सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट है कि कितने एलिमेंट डिस्कवर होते हैं या इनके नेम कौन से, इक्का बोरोन, इक्का सिलिकॉन और इक्का एल्युमिनियम, इक्का सिलिकॉन एंड इक्का बोरोन। अब आता है डीमेरिट्स ऑफ मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल। डीमेरिट्स क्या क्या है? डीमेरिट्स में देखो, ये पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है, ये अभी तक भी क्या है, अभी तक भी इसकी प्रॉब्लम बनी हुई है। हालांकि थोड़ी बहुत इसको सुलझाने की कोशिश है, लेकिन अभी तक भी ये प्रॉब्लम है कि जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है उससे हम अभी भी जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं कि हम इसे यहाँ पे रखेंगे तो क्यों रखेंगे। रीज़न क्या है उसका? रीज़न ये है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कुछ एल्कली मेटल के साथ मिलती है और कुछ इसकी प्रॉपर्टी है जो मिलती है हैलोजन के साथ, और कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी के साथ भी नहीं मिलती है। ध्यान रखना इसमें, और कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है, इसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हो किसी के साथ भी नहीं मिलती है। नाइदर विद एल्कली मेटल और नॉर एल्कली मेटल नॉर हैलोजन। तो फिर ये क्वेश्चन ही आता है कि इसको हम कहाँ रखें। अगर मैं इसे हैलोजन के साथ रखता हूँ तो आप कहोगे इसे एल्कली के साथ क्यों नहीं रखा, इसकी प्रॉपर्टी एल्कली से मैच कर रही है। अगर मैंने एल्कली के साथ रखा तो आप बोलोगे एल्कली तो मेटल है, ये तो गैस है, इसे हैलोजन के साथ रखो। और कुछ प्रॉपर्टी अगर मैं इनमें से कहीं भी रखता हूँ तो आप कहोगे तो कई प्रॉपर्टी ऐसी जो किसी के साथ भी मैच नहीं कर रही है। तो क्वेश्चन ये कि इसे कहाँ रखा जाए, इसकी पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए, ये अभी भी क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई, तो हम उसे अभी भी जस्टिफाई नहीं कर पाए। सेकेंड वन इज एनामेलस पेयर। एनामेलस का मतलब होता है कि एक ऐसा पेयर जिसमें जिसकी एटॉमिक वेट ज़्यादा है उसे हम पहले लिखेंगे और जिसका एटॉमिक वेट कम है उसे बाद में लिखेंगे। तो इस पेयर को हम कहते हैं एनामेलस पेयर, एनामेलस। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, क्यों उसको ऐसी जरूरत पड़ी, यानी उसने अपने रूल जो था उसको फॉलो नहीं कर पाया, वो ही कुड नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो इट्स रूल। उसने खुद रूल बनाया कि हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के टर्म्स में रखेंगे, और उसने अपने आप ही रूल तोड़ दिया। कुछ ऐसे एलिमेंट उसने क्या किया, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा था उसे पहले रखा और जिसका एटॉमिक मास कम था उसे बाद में रखा। तो ऐसा क्यों किया गया, एक बार सोचो कि ऐसा उसने क्यों किया होगा। पहले एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल है पहला, आर्गन एंड पोटेशियम। आर्गन का एटॉमिक वेट होता है 40 एंड पोटेशियम का होता है 39। तो क्या है, इस 40 है तो आर्गन को बाद में रखा जाना चाहिए था, लेकिन पहले आर्गन आता है फिर आता है पोटेशियम। ऐसा सेकंड एग्जाम्पल इज टेलोरियम एंड आयोडीन। तो देखो, टेलोरियम को हम पहले लिखते हैं, आयोडीन को बाद में लिखते हैं, जबकि टेलोरियम का एटॉमिक मास है जो 127.6 यानी ज़्यादा है, आयोडीन का है 126.9 या 127 तो कम है। लेकिन पहले हम क्या रखेंगे, टेलोरियम को रखते हैं, बाद में आयोडीन को रखते हैं। ऐसे ही कोबाल्ट एंड निकिल। कोबाल्ट का होता है 58.9 और निकिल का होता है 58.7, लेकिन हम कोबाल्ट को पहले लिखते हैं और निकिल को बाद में। क्वेश्चन ये आता कि ऐसा क्यों किया उसने, जबकि वो अपने ही रूल को क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पा रहा, यानी अपने ही रूल के अगेंस्ट जा रहा। वो ऐसा क्यों किया होगा उसने? रीजन बिल्कुल क्लियर है। देखो, रीजन क्लियर ये है, रीजन देखो क्लियर ये था कि जो टेलोरियम था इसकी प्रॉपर्टी किसके साथ मैच कर रही है, 6A ग्रुप के साथ, यानी 16 ग्रुप के साथ मैच कर रही है। तो मैं उससे यहाँ एक्सचेंज नहीं कर सकता। जो आयोडीन है उसकी प्रॉपर्टी किसके साथ मैच करेगी, हैलोजन के साथ मैच करेगी, इसीलिए मैं इसको क्या है, एक्सचेंज नहीं कर सकता। इसकी देखो कम है, इसकी ज़्यादा है, लेकिन मैंने क्या किया, इसको पहले रखा, इसको बाद में रखा। ऐसी सेम केस किसका था, देखो आर्गन का। आर्गन का ये है 40 यानी 39.9 यानी 40 के आसपास है, तो आर्गन को पहले रखा। एंड पोटेशियम की देखो ये 39.09 यानी 39 है, इसको बाद में रखा। रीजन क्या था कि इसकी प्रॉपर्टी इसके साथ मैच कर रही है, और आर्गन की प्रॉपर्टी किसके साथ मैच कर रही थी, पहले वाले के साथ मैच कर रही थी,
इसीलिए उसे ऐसा करना पड़ा, क्योंकि मेन एम क्या था कि हर एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए। इसीलिए उसने ये स्टेप उठाया कि जिसकी एटॉमिक वेट ज़्यादा है उसको उसने कुछ पेयर को, बहुत सारे पेयर नहीं है, बस कुछ पेयर ही देखे उसने कि जो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इस पेयर को उसने नाम दिया एनामेलस पेयर, एनामेलस पेयर। नेक्स्ट वन इज पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स कहते हैं, आइसोटॉप्स का मतलब जैसे जेड एक्स और वाई लिया मैंने, तो जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए और एटॉमिक मास क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। जैसे एग्जांपल के लिए देखो कार्बन के आइसोटॉप्स, कार्बन में एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास क्या डिफरेंट है, 12, 13, 14। ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स, ऑक्सीजन में 888, एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। ऐसे नाइट्रोजन का। तो अभी हम क्या कह रहे थे कि एटॉमिक मास के टर्म्स में लिखा है। एटॉमिक मास के अगर टर्म्स में लिखेंगे तो क्या होगा, ये तीनों कार्बन को मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग अलग रखना पड़ेगा, यानी डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में, यानी डिफरेंट स्लॉट में हमें क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। जबकि इन कार्बन की प्रॉपर्टी लगभग क्या होगी, सेम होती है। तो ये क्या डीमेरिट्स में आ गया। उसने कहा था कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे, तो इसके बेस पे क्या इन तीनों को अलग अलग प्लेस में रखना चाहिए। लेकिन उसने कोई भी एक सेपरेट पोजीशन नहीं रखी थी आइसोटॉप के। और दूसरी चीज़ क्या थी कि अगर हम इसे रखते भी तो क्या होता कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट है उसको हम डिफरेंट स्लॉट में रख रहे हैं। ये इस रूल के अगेंस्ट था, इसीलिए ये इसकी डिमेरिट्स में आता है कि जिनकी प्रॉपर्टी लगभग सेम है हम उसे डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट में रख रहे हैं। तो दिस इज द डिमेरिट्स ऑफ मैनली पीरियोडिक टेबल। ऐसी सेम कॉन्सेप्ट किसका था, पोजीशन ऑफ आइसोबार। आइसोबार कहते हैं जिसका एटॉमिक मास सेम होता है बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे लेकिन एटॉमिक मास क्या होगा, सेम होगा। अब अगर एटॉमिक मास सेम होगा तो क्या होगा, इनको तो हमें एक साथ रखना चाहिए, इसको हमें एक साथ रखना चाहिए। उसको हमने डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को एक साथ रख रहे हैं। तो ये क्या है, ये इस रूल को फॉलो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम पहले से ही कह रहे हैं कि हम ग्रुप में या हम सेम स्लॉट में हम उससे रखेंगे जिनकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। और अभी हमने क्या किया, इसकी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि जो एटॉमिक मास सेम है लेकिन उसकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है, तो इसे हम कहाँ रखेंगे। एटॉमिक मास डिफरेंट नहीं है बल्कि क्या है, सेम है।